सबसे पहले क्या पढ़ा था? फिर इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो नशे करने वाले बाल को। विच इज कंडक्ट बाय, हाँ ठीक है, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी। हाँ फ्री जब मुझे बताओ, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी। उसके बाद क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? टैसिट। टैसिट भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दो एग्जांपल है कौन कौन से? एटीएम करो है ना, एटीएम और ऑक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सारे कुछ। फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बालक आंख बंद करेंगे, मुझे बताएंगे कैसे। मैं तुम्हें मां भवानी की गलत मत बोल देना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बोलो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ भैया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता तो पीछे वाले, हाँ एक घूट मारो है ना। और अब बताओ क्या था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? जल्दी बोलो। एग्रीमेंट which is ceased to be enforced by law becomes void। हाँ, agreement ceased to be enforceable by law becomes void when it's ceased to be enforceable। याद है की बात? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे इंग्लिश भाषा में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में? कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। ये लिखना पड़ेगा। अब जल्दी सेक्शन बोलो इसका, 2J। फिर आ जाओ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वॉइड कौन सा होता है? डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन बोलो। डेफिनेशन कह रहा हूं, चक्कू फेंक के मारूंगा, जल्दी बताओ। डेफिनेशन क्या था सर? डेफिनेशन क्या था? अरे भैया इससे आसान डेफिनेशन क्या होगी वॉइड एग्रीमेंट की? बस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नोट लगा दो। सेक्शन बोलो, बच्चा खाता पाल लीजिए सेक्शन। याद होगी बात? अब अगली बात समझेंगे, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्या दिख रहा है? अरे ऐसे देख लो यार, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। मन की आंखों से नहीं देख पाओगे? बताओ यार। अब देखेंगे इधर ध्यान से। अगर बातें करें तो फिर अलग अलग बैठना पड़ेगा। दीदी बगल बगल वाली कहाँ गई? बहनें सारी एब्सेंट हो गई क्या? पीछे बैठी। ये पिक्चर सबने देखी भैया? क्या पूरी पिक्चर देख लो भाई? लाइट डन कलर सर, पॉपकॉर्न ले आओ है, वहां पे जाओ होश में। इतना सन्नाटा पढ़ाते हुए नहीं हुआ कभी है, इतना सन्नाटा ही हो रहा है सर। बस सर आप है ना, इधर ध्यान दो, पूरे मजे ले रहे हैं ना। पूरी पिक्चर थोड़ी दिखा दूंगा यार। अब मेरा एक सवाल, जो आज का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरा एक सवाल, ये मुरली प्रसाद शर्मा कौन है जो स्क्रीन पे देख रहे हो? कौन है? डॉक्टर तो रुस्तम पावड़ी है। डॉक्टर तो ये है ना, जिसका लिखा नाम है ना। डॉक्टर तो ये है रुस्तम। ये रुस्तम अपन को एग्जाम में लेट नहीं होने का मांगता। ये कौन है? ये मुन्ना भाई है। अब ये बताओ, ये पिक्चर सभी लगभग सभी बच्चों ने देखी होती है, तो ये बता दो भैया एडमिशन वैलिड या इनवैलिड? ऑनलाइन वाले बताएंगे एडमिशन वैलिड या इनवैलिड? इनवैलिड। बिल्कुल गलत जवाब। एडमिशन तो हुआ था, एडमिशन नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ है? या फेंक के मारू? हाँ, पर एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ वो तो तुम्हें पता है ना, एग्जाम किसी और ने दिया। मैं मूवी की बात कर रहा हूं। ये तो तुम्हें पता है कि एग्जाम किसने दिया है, किसी और ने। ये कॉलेज को पता है क्या? ये उस अंकल जी को पता है जो कॉलेज के डीन है, ये जो हंसते रहते हैं, इनको पता हंसते हंसते। फिर ये दोबारा एग्जाम दिलवाते हैं, फिर ये टॉप कर जाते हैं। तो ये कहता है पता नहीं यार ये क्या कहता है, ये टॉप कैसे कर जाता बंदा, है कि नहीं बात? तो ये बताओ एडमिशन वैलिड, एडमिशन क्या है? हाँ एडमिशन है भैया 100% वैलिड, है कि नहीं बात? अब लेकिन तुम्हें पता है कि एडमिशन कैसे हुआ? ये
गलत तरीके से हुआ है, तो क्या ये सच में वैलिड होना चाहिए? तो इसका मतलब एडमिशन क्या है? इनवैलिड यानी वॉइड। अब ये बता दो, अभी तुम कह रहे हो वॉइड है क्योंकि किसने क्या किया सर? पप्पा को क्या कर रखा है? किडनैप कर रखा है। इसको भी क्या दे रहा है? वो धमकी दे रहा है। दे रहा है, दे रहा धमकी, है कि नहीं बात? राइट। अगर भैया किडनैपिंग कर रखी है, धमकी दे रखी है, तो फिर तुम कह रहे हो वैलिड है? बोलो, एक चीज बता दो भैया, वैलिड या इनवैलिड, एक चीज बता दो, वरना थैंक यू नहीं बोलूंगा तुम्हें। आज कूटे जाओगे तुम आज बड़े तरीके, जल्दी बताओ। एडमिशन वैलिड या एडमिशन वॉइड? कितने बच्चे कह रहे हैं वॉइड? बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो काटे। मेरे सामने होते तो बोतल फेंक फेंक के मारता तुम्हारे में, है कि नहीं बात? कितने बच्चे कह रहे हैं वैलिड? हाँ, बस थोड़े से बच्चे, जो जनसंख्या कम होती है, अभी जीत जाता मैं, जो जनसंख्या कम होती है बिल्कुल ठीक होते हैं। ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं वैलिड, यानी कि एडमिशन क्या है? बिल्कुल वैलिड, एकदम गलत जवाब। वॉइड तो कट गया मुन्नी, वॉइड तो कट गया। तो एडमिशन ना वैलिड है ना वॉइड है? दोनों। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात कही, है कि नहीं बात? एडमिशन ना वैलिड है ना वॉइड है, यानी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी जो सीख लिया अगर वो ना हो तो कुछ क्या मिलेगा सर? नया सीखने को मिलेगा। अच्छा ये बताओ, दुनिया की नजरों में क्या है एडमिशन? नहीं, दुनिया की नजरों में वैलिड है। कॉलेज में किसी को नहीं पता, डीन को नहीं पता, है ना? किन की नजरों में ये गलत है? किसकी नजरों में? बोलो, सिर्फ दो जनों की नजरों में। बताओ कौन वो? एक मुन्ना भाई और एक रुस्तम, है कि नहीं बात? अब ये बताओ, जो कॉलेज की नजरों में वैलिड, कॉलेज में पढ़ भी रहा है, हॉस्टल में भी रह रहा है, एग्जाम भी दिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, है कि नहीं बात? राइट। और क्या कहते हैं, इस तरह के काम भी कर रहा है वो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, लेकिन दुनिया की नजरों में क्या है? सो दुनिया की नजरों में क्या है? वो वैलिड है। लेकिन दुनिया में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं कि भाई साहब ये एडमिशन बिल्कुल गलत है, ये एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो बताओ किसकी नजरों में एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है? तो क्या मुन्ना भाई पापा को प्रायश्चित करने जाएगा? बोलो, तो मुन्ना भाई तो जाएगा नहीं, है कि नहीं बात? राइट। कि भैया जब उसने एडमिशन लिया अगले दिन ही पुलिस स्टेशन चला जाएगा, भैया मैंने इसको धमकाया था। किसकी नजरों में वो बेकार है? यानी रुस्तम की नजरों में वो बिल्कुल वॉइड है क्योंकि उसके ऊपर धमकी दी गई है। अब अगर कौन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? एडमिशन, कॉन्ट्रैक्ट बोलो तो एडमिशन, कौन चाहेगा जिससे कहने पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? रुस्तम के चाहने पर। रुस्तम कौन है? रुस्तम है इन दोनों के केस में दुखी पार्टी। रुस्तम कौन है सर? रुस्तम है इन दोनों के केस में दुखी पार्टी, जिसके ऊपर क्या रखा गया है? जिसको चक्कू दिखाया गया है, जिसको बंदूक दिखाई गई है कि नहीं बात? जिसको क्या दिखाया गया है? हाँ, जिसको चक्कू दिखाया गया है, जिसको बंदूक दिखाई गई है। तो जिसको चक्कू दिखाया गया है, जिसको बंदूक दिखाई गई है, वो बंदा कौन है? बोलो जल्दी। रुस्तम। तो अगर मैं भैया किसी को बंदूक दिखा रहा हूं, चक्कू दिखा रहा हूं, तो वो घबरा जाएगा नहीं घबरा जाएगा? तो कोर्ट में पुलिस स्टेशन में कौन जाएगा? मैं या वो जिसको बंदूक दिखाई गई है कि नहीं बात? राइट। यानी कि जिसको चक्कू दिखाया जाता है वो बेचारा कौन होता है? दुखी पार्टी। कौन होता है? दुखी पार्टी। जो प्रेशर में आके, धमकी में आके क्या करवा दे? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। तो रुस्तम ने अपनी मर्जी से पेपर दिए हैं या पापा को किडनैप करने के लिए धमकी दी है? है ना, पेपर दिए हैं, या खुद के ऊपर बंदूक तानने से धमकी दिए, है ना? गिरबान पकड़ लेते हैं, डरने का नहीं है कि नहीं बात? जाके मुन्ना भाई के माफिक, है ना, पेपर दे के घबराने का नहीं, है कि नहीं बात? इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दुनिया की नजरों में वैलिड हो और जिसके ऊपर बंदूक तानी गई हो उसके लिए वो गलत हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसी दहलीज पे आकर वॉइड कहलाया जाएगा, ऐसी दहलीज पे आकर वॉइड कहलाया जाएगा जब कौन पुलिस स्टेशन जाए? जब रुस्तम दुखी पार्टी कहां जाए? पुलिस स्टेशन जाए। जब तक दुखी पार्टी पुलिस स्टेशन नहीं जाती, तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाएगा मुन्ना? बोलो, समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो आज के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी मत कहते ना वॉइड या वैलिड, तो क्या कहलाया जाएगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोल सकते हो? वॉइड कराने लायक। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किस लायक है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किस लायक है? वॉइड कराने लायक। किस लायक है सर? वॉइड कराने लायक। वॉइड कराने लायक। बोलो, समझ गए? बोलो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, हाँ, जब कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। और अभी क्या है? वैलिड है। अभी क्या है? वैलिड है।
लेकिन कानून के लोग इसे वैलिड नहीं बोल सकते। वैलिड अनपढ़ लोग बोलेंगे। अनपढ़ लोग मतलब जो डॉक्टर लोग हैं वहां के, जो डीन है वहां के, वो जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा, वो बोलेंगे वैलिड तो है, मुन्ना भाई हॉस्टल में रहता है, एग्जाम देता है ना, एडमिशन भी उसका हुआ है कि नहीं, बात वैलिड है, ठीक है, राइट। लेकिन रुस्तम को पता क्या है ना, बेकार है, झूठ बोलता है, मुझे धमकी देता है, पापा को किडनैप करता है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट दुनिया की नजरों में वैलिड हो, जिसके सर पे बंदूक तानी गई हो, उसके लिए वॉइड हो, लेकिन बेचारा हिम्मत नहीं कर पाला पुलिस स्टेशन जाने की, तो कानूनी तौर पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको एंटर किया जाता है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट में धकेला जाता है, किसके द्वारा, धमकी के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, है ना, या किसके द्वारा, प्रेशर, मेंटल प्रेशर के द्वारा। किसके द्वारा सर, मेंटल प्रेशर के द्वारा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होंगे सर, वॉइडेबल। इसलिए क्या रखेंगे, मैंने तुम्हें कौन सी आज की पहली पिक्चर कौन सी थी, मुन्ना भाई, तो बोलेंगे आई मुन्ना भाई, इसलिए सेक्शन 2I। अबे 2 तो कौन लगाएगा, एग्जाम में आई मत लिखाइयो, क्या लिख के आना है, 2I। तो आई मुन्ना भाई सेक्शन 2I। अब देखो, अब इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करना होगा, अब इसको डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल, क्योंकि लीगल लैंग्वेज हमेशा अलग होती है इंग्लिश लैंग्वेज से। तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ बोले तो कोर्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। मान लो सिर्फ धमकी दी हो रुस्तम को, तो रुस्तम कोर्ट जाएगा। अगर धमकी दी हो रुस्तम, रुस्तम के पापा, रुस्तम की वाइफ, रुस्तम के बच्चों को, तो कौन पुलिस स्टेशन जाएगा, सारे के सारे लोग जाएंगे। तो इसलिए पार्टी या पार्टीज, जब सामने का धमकी ऐसा नहीं होता इकेले बंदे को दी जाए, धमकी किसको दी जा सकती है, धमकी किसी परिवार को या धमकी किसी ग्रुप को भी दी जा सकती है। तो हम ये नहीं लिख सकते दुखी पार्टी, हम क्या लिखेंगे, दुखी पार्टी और दुखी पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कोर्ट में जाने लायक, कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज, है ना, राइट। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ किसके द्वारा है, रुस्तम के द्वारा है, मुन्ना भाई के द्वारा नहीं है। अच्छा बताओ, मुन्ना भाई इस बात को एनफोर्स कर सकता है कि कैसे कर देगा, कि वो क्या एनफोर्स करेगा, मेरा एडमिशन वैलिड है, कर सकता है, कैसे कर सकता है, कोर्ट में जाके, उसका एडमिशन तो कैसे हुआ है, धमकी से हुआ है, उसका एडमिशन किसने दिया है, रुस्तम ने दिया है। तो मुन्ना भाई के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये बताओ, एग्रीमेंट क्या है ये बताओ, एडमिशन, है ना। तो एडमिशन कैंसिल कराने कौन जाएगा, रुस्तम। तो एट द ऑप्शन ऑफ रुस्तम, कि भैया रुस्तम कह रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन हो गया, मुन्ना। मुन्ना कोर्ट में जाए क्या बोलेगा कि मेरा एडमिशन वैलिड है, तो मुन्ना भाई थोड़ी एनफोर्स करा सकता है इस बात को। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना। मुन्ना भाई जाके कोर्ट में नहीं बोल सकता कि भैया ये अब नहीं हो सकता कुछ भी, मैं तो 4-5 साल की एमबीबीएस होती है 5 साल की, मान लो उसका ये भेद खुला 4थे साल बाद, तो 4थे साल बाद मुन्ना भाई ये नहीं बोल सकता भैया 4 साल की पढ़ाई कर ली, पेपर दी थी, 1 साल और पढ़ाई करते क्या बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। तो यार ऐसा नहीं हो सकता, अब तो एडमिशन मेरा हो रहा है 4 साल से, इसे चलाओ 1 साल और देना है बस। तो मुन्ना बोल देगा कि धमकी से, मार पिटाई करके, किडनैपिंग करके मैंने अपना एडमिशन करा लिया, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ, बोल देगा क्या वो, नहीं। तो वो एनफोर्स नहीं करा सकता। लेकिन किसको पावर दी एनफोर्स कराने की, रुस्तम को। रुस्तम एनफोर्स करा सकता है कि मेरे ऊपर बंदूक तानी, सर मैं क्या करता, पप्पा को मरवा देता, क्या ये खुद मर जाता, परिवार को मरने देता, भैया हर बार बंदूक लेके घुस जाता था, किडनैप कर लेता था, फिर मुझे पेपर देने पड़ते थे इसके, फिर जब ये कॉलेज में चला गया तो कान में लगा के मुझे पेपर सुनाना पड़ता था इसे, है करता नहीं करता वो ईयरफोन लगा के, तो बताओ पप्पा को मार देते, भाई टाइप के लोग हैं। तो रुस्तम के कहने पर तो एनफोर्सेबल होगा बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना। मुन्ना के कहने पर एनफोर्सेबल नहीं होगा। मुन्ना क्या एनफोर्स कराएगा, मुन्ना एनफोर्स कराएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। रुस्तम क्या एनफोर्स कराएगा कि मुझे धमकी दी गई थी। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना बट नॉट एट द ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ रुस्तम बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना, सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और आज का अगला लीगल वर्ड जो अपनी कॉपी में लिखेंगे आप, धमकी को दुनिया क्या बोलती है, थ्रेट, कानून बोलता है मेंटल, दूसरा वर्ड मेंटल प्रेशर को दिमागी तौर पर प्रेशर क्रिएट करना, इसे दुनिया बोलती है मेंटल प्रेशर, कानून इसे क्या बोलता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दिमागी तौर पर प्रेशर क्रिएट करना, जबरदस्ती, दिमागी तौर पर क्या क्रिएट करना, प्रेशर क्रिएट करना।
क्लियर? लिख रखे ना ये वर्ड पहले भी, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आई मुन्ना भाई टू आई। बोलना जरा जल्दी से, एक बार बोल दो जरा फिर से। आई मुन्ना भाई नहीं, डेफिनेशन बोलना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करो। मुन्ना भाई को दिमाग में याद रखो। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय, भैया एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय रुस्तम। भैया कोर्ट कौन जाएगा, पुलिस स्टेशन कौन जाएगा, रुस्तम। तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, रुस्तम के द्वारा, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ, हाँ अदर पार्टी कौन है, मुन्ना। बट मुन्ना भाई ये नहीं बोल सकता कोर्ट लॉ में कोर्ट में जाके पुलिस स्टेशन जाके मेरे एडमिशन के 4 साल हो गए, मुझे तो 1 साल और पढ़ने दो, नहीं। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना भाई, एट द ऑप्शन ऑफ रुस्तम, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना भाई। याद रहेगी बात। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में रुस्तम के द्वारा एनफोर्सेबल किया जा सकता है, बट मुन्ना भाई के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता, इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलना जरा फिर से, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, रुस्तम बोले तो वन और मोर पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। सेक्शन आई मुन्ना भाई, सेक्शन 2I। बात समझ आ गई ना? बोलो समझ के समझ आ गया सर? अगली बात भैया सुनना ध्यान से। और तुम्हारे घर में सब्जी बनी, टिंडे टिंडे आम का चार, खाओ रोटी मारो डकार। सब्जी बनी, मान लो मम्मी ने कोई अच्छी सब्जी बना दिया, चलो भिंडी की सब्जी बना दी, एक दाल बना दी, येलो येलो रेडी फैलो वाली, पीली वाली दाल सबको अच्छी लगती है ना। अब मम्मी ने बिल्कुल ताजी बनाई, तुम घर पहुंचे कोचिंग के बाद, मम्मी ने खाना लगा दिया, जैसे तुमने दाल खाई तुम चुपचाप उठे, है ना, डस्टबिन देखा, स्टाइल में डस्टबिन फेंक दी। मम्मी भी चुपचाप उठी, चप्पल निकाली स्टाइल में, मुंह पे फेंक के मारी तुम्हारे। मम्मी क्या करे, इसमें टूट जाएगा। मम्मी ने कहा इधर ही हो, इधर ही, इसमें क्यों फेंक दी, मतलब क्या हो गया इसमें, फेंकी क्यों तूने? मम्मी ने दूसरी चप्पल निकाली, मम्मी मारो मत, तुझे आज वो चप्पल पड़ेगी, सबसे बड़े चप्पल पड़ती है रिलैक्सो की नीली पट्टी वाली, रबड़ की झूलती हुई, भट्ट देनी है ना, मजा आता। मैंने भी कई बार खाई मम्मी से बचपन में, ठीक है, उससे सुधरते हैं बालक। अब मम्मी ने निकाल ली चप्पल, फेंकी क्यों, ये बता फेंकी क्यों? मम्मी खराब थी, मम्मी ने चप्पल नीचे रखी, खराब थी, अभी ताजी बनाई, पता नहीं क्या क्यों खराब हो गई। मम्मी ने खोला, है ना, कलची से दाल निकाली, मम्मी ने भी, मम्मी कहीं खराब तो नहीं है, मम्मी खराब है देखना, एक बार और पियो, उसमें नमक कम था। हाँ मम्मा मतलब यही था, तो मम्मी फेंक देगा, बता ना, अकल तो तेरे में भी कम है, तुझे डस्टबिन में डाल दूं जाके, गाड़ी वाला आया घर से कचरा, निकल कचरे को, तो तुम बैठ जाओगे। स्वच्छ भारत आ रहा हो तुम्हारे घर के आसपास भी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो मम्मी तुम्हें फेंक दे, अकल तो तेरे में भी बहुत कम है। तो मम्मी ने जब गर्दन पकड़ ली तुम्हारी गिरिबान चोक स्लैम देने के लिए, है ना, अंडरटेकर की तरह, तो मम्मी ने क्या बोला, अगर इसमें नमक डाल देती या तू खुद भी इसमें नमक डाल देता तो भी खराब रहती है, बता ना। तो नमक ना होने सब्जी खराब है क्या? बोलो, रोटी पे घी नहीं लगाया, रोटी खराब है ना, बोलो क्या खराब हो गया क्या? अब जज साहब यही कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं भैया तुम उसी निकम्मे बालक की तरह हो जिसने दाल इसलिए डस्टबिन में डाल दी कि वो कह रहा है कि नमक ना होने से सब्जी क्या होती है, खराब होती है। तुमने कैसे लॉ में कैसे हो जाएगी ये बात? अब भैया तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सब कुछ लिखा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं बात? उसमें गलती से डेट लिखनी रहेगी, गलती से बहती गंगा में हाथ धो ले, तुमने लिख दिया मान लो भैया 15 अप्रैल 2022 लिख दिया, पुरानी डेट लिख दी मान लो। तो जज साहब कह रहे हैं यार डेट को क्या कर ले, डेट को 2024 चल रहा, 24 डाल ले, 25 चल रहा, 25 डाल ले, 23 चल रहा, 23 डाल ले, इसकी वजह से पूरे के पूरे स्टैम्प पेपर ही खराब कर देगा क्या? बताना जरा। बारिश पड़ रही थी, नाव बना के तैरा दिया मैंने स्टैम्प पेपर, है कि नहीं बात? अब दोबारा कचहरी जाओगे तो स्टैम्प पेपर बनाना, फिर खर्चा होगा, बात समझ आ रही है? राइट। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया? अच्छा साइन होने थे, विटनेस रह गए, है ना। अब तुम्हारा विवाह होना था भैया, तुमने साइन कर दिया, विटनेस नहीं पहुंचा, तो विवाह खराब, बोले कैंसिल, शादी कैंसिल, बचपन में तुमने शादी करी है। अब बताना, जो विवाह करा रहा होगा तुम्हारा कोर्ट में जज, है ना, कोर्ट मैरिज जो कराता है जज क्या बोलेगा? जज क्या बोलेगा कि भाई शादी खराब नहीं है तेरी, है कि नहीं बात? अपना स्टेटस सर, अब तो विटनेस नहीं है, मैरिटल स्टेटस चेंज, सिंगल, है ना। तुमने भैया इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सिंगल कर दिया, कल क्या था, मैरिड था, तो क्या एकदम से स्टेटस बदल दोगे? जज साहब बोल हालात बदल गए एकदम से, तो जज साहब कह रहे हो भाई, ओ भाई इसे यार इसे सर्टिफिकेट को मत फाड़ियो भाई, विटनेस क्या है,
विटनेस नहीं आया ना तो कल लिए ही हो, कल भी मैं यहीं बैठा हूँ, कोर्ट कचहरी भी कल भी खुलेगी, अबे तो विटनेस लिए भाई, कहीं कल लिए भाई, किसी विटनेस में जरूरी थोड़ी ससुराल वाले आए तेरे, दोस्त भाई चाचा मामा कोई भी लिया, विटनेस ही तो चाहिए कि हाँ भाई जो कहते हैं कि हाँ भाई हमने इन दोनों की कोर्ट मैरिज में, है ना, शादी होते हुए देखा, इनके सिग्नेचर देखे हैं, तो क्या वो खराब हो गया, शादी कैंसिल? ये बड़ी बढ़िया बात है कि नहीं बात, राइट? कि भैया विटनेस नहीं आया तो अगर एक दूसरे बोलियो कैंसिल, तेरी मेरी शादी कैंसिल, तो पिटोगे ना पिटोगे? तो जज साहब ने कहा भाई ऐसे काम मत करना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ भी छोटे मोटे इशू रह जाते हैं उन्हें आपको पूरा मौका मिलेगा क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल हम क्या बोलेंगे, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, जो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अभी वो एनफोर्सेबल नहीं है, पर जज ने ऐसे एग्रीमेंट को क्या नहीं माना, बेकार नहीं माना। जज साहब ने क्या बोला, ना ही वो वॉइड है ना ही वो वॉइडेबल है, उन्हें आप टेक्निकल डिफेक्ट को क्या करो, हाँ उन्हें टेक्निकल डिफेक्ट को ठीक कर दो, राइट, और फिर उसे एनफोर्स करा सकते हो। टेक्निकल डिफेक्ट मतलब वो सब कुछ ठीक है, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, यानी कि उसकी मेजर चीजें बिल्कुल ठीक है, सिर्फ छोटी मोटी टेक्निकल गलती है। जैसे भैया तुमने किसी कंपनी के साथ आरकेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने कहा भैया आरकेजी की स्टैंप लगा दो, तो स्टैंप लगनी रह गई, बात समझ आई ना, राइट? डेट में कुछ है ना आगे पीछे हो गया, एक आध नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विटनेस रह गया बेचारा एक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो, राइट? ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें हैं कि भैया रिटन में कोई बात रहे, स्टैंपिंग रहे, इन्हें ठीक करो और गाड़ी आगे चलाओ भैया, गाड़ी आगे चलाओ। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या याद रखोगे, गुड इन सब्सटेंस, जो सब्सटेंस में क्या है सही है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो क्या नहीं हुए। हाँ अभी आगे बढ़ेंगे। अब सर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, ना हमें अंग्रेजी आती ना हमें हिंदी आती, हम इंग्लिश में फंसे हुए हैं, है ना। हम दूसरे से बात भी करते तो बोलते क्या कर रहा है, तो क्या भी KYA लिखते हैं, भाई क्या कर रहा है, हिंदी में लिखे क्या लिखे, क्या कर रहा है, इंग्लिश में फंसे पड़े हम। तो भैया हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ना हमें हिंदी ढंग से आ रही और ना ही हिंदी की किताब, हिंदी कोई नॉवल उठा लो, अबे क्या लिखा है, खतरनाक वर्ड से लिखे हैं, है कि नहीं बात, राइट? इंग्लिश की नॉवल उठा लो, अबे क्या लिख दिया ये, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो मैं हिंदी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश समझ में आ रही, सर क्यों बेइज्जती कर रहे हो, है ना। सबके साथ चाहिए, हम सबके साथ। लेकिन मैं एक उम्मीद करता हूं कि तुम्हें एक चीज तो पक्का बताओगी, जो बचपन में हम सीखते आ रहे हैं, किसी भी नाम के, काम के, नाउन के, किसी भी वर्ड के पीछे मैं टेक्निकल बात ही नहीं कर रहा, है कि नहीं बात, कि वर्ब है नाउन है, मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा, कोई टेक्निकल नहीं पूछ रहा। मैं मुझे बता दो ईडी कब लगाते हैं, ईडी कब लगाते हो, पक्का यकीन है? जो बालक नहीं बोल रहे यकीन नहीं कभी भी, हाँ भैया ईडी कब लगाते हैं पीछे वाले, या तुम आगे बैठा करो या पीछे बैठ जाते हो, है ना। वो और पीछे देख रहा है, कह रहा है पीछे वाली कुर्सी तो बोलता आगे बैठा हूं, वाह वाह वाह, है कि नहीं वाह, ठीक है। तो आगे का मतलब है ये जगह खाली है, अभी बैठ सकते हो, है ना। तो भैया ईडी का मतलब पास्ट टेंस होता है, ईडी का मतलब, यानी अगर मैं बोलूं एग्जीक्यूटेड, क्या बोलूं भैया, एग्जीक्यूटेड, तो एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होगा, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो चुका है, यानी इसका मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों पार्टी अपना काम पूरा कर चुकी है कि नहीं बात, राइट? सर ऐसे कैसे होता है जब दोनों पार्टी अपना काम पूरा कर दे। अब मान लो तुम सीए इंटर में पहुंचे, तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने फाउंडेशन की फीस दे दी, हम दोनों ने काम पूरा कर दिया नहीं कर दिया, हम क्या बोले, खेल खत्म पैसे खत्म। अच्छा 12th में जो किसी तुमने स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मैं यहाँ से पढ़ाई करूंगा, 12th करूंगा, ठीक है ना, वो स्कूल वालों ने तुम्हें करवा दी नहीं करवा दी पढ़ाई, 12th में कहीं तुम कोचिंग पढ़े, उन वाले भैया ने करा दी नहीं करा दी पढ़ाई, है ना, और तुमने भी उनकी पेमेंट दे दी नहीं दी। तो जो काम आज की डेट से पहले जो तुम खत्म कर चुके हो 100%, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए देखो कितना बड़ा बड़ा मैं तुम्हें लिख के दिया, परफॉर्म्ड, कौन सर, बोथ, जहां दोनों पार्टी अपना अपना काम पूरा कर चुकी हैं, वो क्या होगा सर, बोलो, जहां दोनों पार्टी अपना काम पूरा कर चुकी है वो क्या होगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगली बात ये बताओ, अगर ईडी लगता है, एग्जीक्यूटेड ईडी लगता है पास्ट टेंस में, तो ORY कहां यूज होता है, फ्यूचर टेंस में। किस टेंस में यूज होता है, फ्यूचर, FUTURE, फुटूरे, क्या होता है सर ये, फ्यूचर टेंस में होता है ना, यानी फ्यूचर टेंस क्या होगा, एग्जीक्यूटरी, टू बी डन। अब
इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे आज के बाद पूछ ले कि भैया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? सर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे दोनों पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया। और तो बताओ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जहां किसको काम करना बाकी है? ना मुन्ना ना, जहां दोनों ही पार्टी को अपना काम करना बाकी है। बोथ द पार्टीज, होश में देख लेना क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है लॉ में? बोथ द पार्टीज स्टिल टू परफॉर्म। जहां दोनों पार्टीज को अपना काम करना बाकी है, दोनों पार्टीज को अपना काम करना बाकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वो? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। एग्जीक्यूटरी मतलब जहां दोनों ने अपना काम कर दिया, जहां तुमने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। एग्जीक्यूटिव मतलब तुम्हें भी करना बाकी है और मुझे भी करना बाकी है ना? उस गाने की तरह हमारा मिलना बाकी है और बिछड़ना बाकी है। तो गाना ही क्या है सर? एग्जीक्यूटरी। ठीक है ना? क्या कह रहे हो? हाँ अभी बताऊंगा। बोथ द पार्टीज स्टिल टू परफॉर्म एग्जीक्यूटरी, है ना? अब एक और बात, अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, अबे तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी? बोलो। नहीं, ये बताओ तुमने, हालांकि आईसीए की बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं तुम्हें बात। ये बताओ तुमने फीस दे दी पूरी? किन बच्चों ने दे दी? तो जिन बच्चों ने पूरी फीस दे दी, अब उनको क्या करना बाकी है? पढ़ तो तुम रहे, फिर भी पढ़ तो तुम रहे नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है? मेरा पढ़ाने का और तुम्हारा पढ़ने का। गलत जवाब। मेरा पढ़ाने का और तुम्हारा पढ़ने का। तो तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट करोगे भी नहीं किसी से। तुम ऐसे ऐसे वादे तो तुम रोज करते हो ना घर वालों से। मम्मी आज फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया ना, कसम से आज से पढ़ाई चालू है कि नहीं बात? मम्मी आज पहली क्लास थी, आज से पढ़ाई। मम्मी आज लॉ की पहली क्लास थी, आज से तो सीए की शुरुआत ही होगी सर, आज से पढ़ाई चालू। तो भैया ऐसे वादे, झूठे वादे तुम, है ना, मम्मी से भी करते आए और अपने एक्स से भी करते आए हो। ठीक है, इसलिए वो छोड़ के गई है ना? मम्मी की मजबूरी है, छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अगर घर वालों के पास ऐसा ऑप्शन होता ना, तो सबसे पहले बच्चों को तलाक भी दिया जाता। निकल ले, गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, तुम ही डाल रहे होते अंदर, है ना? पर क्या करें, बड़ी अच्छी बात है हमारे देश की, दुनिया की, कि मियाँ बीवी में तलाश होता है पर बच्चों से तलाक नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता तो तुम और मैं तो कब के क्या हो चुके होते? बेघर ही हो चुके होते, है कि नहीं बात? तो तुम्हारा, अब तुम्हारा क्या करना बाकी है? तुमने फीस तो दी, तुम्हारा क्या करना बाकी है? पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी करनी बस की नहीं भाई। तुम्हारा क्या करना बाकी है? कुछ नहीं, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। बस तुम्हें तो क्लास में आना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करना तो बाकी नहीं है ना? लेकिन मेरा बाकी है कि नहीं? या मैंने कहा भैया फीस दे दी, चैप्टर पढ़ा दी, खेल खत्म, कर लियो अपने आप। मेरा पढ़ाना बाकी है। तो तुम्हारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट को पता क्या बोला जाता है? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटेड। क्या बोला जाता है? पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। अब सुनना ध्यान से, ये क्या होगा सर? एग्जीक्यूटरी। क्या हो गया भैया? एग्जीक्यूटरी हो गया। ऐसे भैया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायलेटरल। क्या होता है सर? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन इन विच ऑब्लिगेशन, दिख नहीं रहा होगा ना वहां पे, इन विच obligation on both the party to the contract outstanding at the time of formation, है ना? राइट। अब अगर तुम आईसीआई की बुक देखोगे तो आईसीआई की बुक में भी, और सारे ऑथर लगभग यही बोलते हैं और गलत भी नहीं बोलते, कि बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आर इक्वल टू एग्जीक्यूटरी। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आर इक्वल टू एग्जीक्यूटरी, क्योंकि एग्जीक्यूटरी में क्या लिखा था? बोथ द पार्टी स्टिल टू परफॉर्म, ये वर्ड लिखा है। और बायलेटरल में देखना क्या वर्ड लिखा है? ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आउटस्टैंडिंग, ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आउटस्टैंडिंग, ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज आउटस्टैंडिंग। एक जगह लिखा है स्टिल टू परफॉर्म, जहां दोनों ही पार्टी को काम करना बाकी है ना? और एक जगह क्या लिखा है? बोथ द पार्टीज आउटस्टैंडिंग, वर्क आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। अगर मुझे इसमें डिफरेंशिएट करना हो, और फिर आईसीआई की बुक में क्या लिखा है? ये लिखी बात
ऐसे भी लिखा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, यानी इन शॉर्ट आईसीए की बुक में साफ साफ लिखा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम लिख देंगे सर, लेकिन मुझे बताओ इन दोनों में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों में? व्हाट अगर कोई कह दे भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटरी एंड बायलैटरल? बताओ। यहां दोनों या तो वन भी लिखा है। अब तो बताऊंगा उस वन से क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब समझना ध्यान से। अब भैया बहुत साल पहले गाना आया, पता नहीं तुमने सुना होगा नहीं सुना होगा, ग्रुप बन गया नहीं बन गया तुम्हारा? अरे यार बताओ, इतने सारे गाने पेंडिंग हो तुम्हारे, ठीक है ना? पहले कोई गाना सुना था हमने? क्या गाड़ी वाला? चल चल रही राम प्यारी। अरे नला को पिछली क्लास में कौन सा सुनाया था? कुली वाला के अलावा और कौन सुनाया था? हाँ, जो गाना वॉइड था, पहला नशा। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। क्या सुन लिया? तूने क्या सुन लिया? बताइए है कि नहीं बात? ठीक है, तो वो दीदी भी बोल रही है, मैं भी क्या मान रही हूँ, इंप्लाइड मान रही हूँ। क्या मान रही हूँ? चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया कि सुन लिया, मामला है ना, राइट? ऐसे ही आज से गाना, ठीक है, गाना तो चलो नहीं चला पाएंगे, है ना? आज से गाना है, पहले एक गाना है बहुत साल पहले, थोड़ा सा प्यार हुआ है, बाकी है, खुद ही कह दिया थोड़ा है बाकी। अजीब गाने में अजीब है, थोड़ा सा प्यार हुआ है। हाँ भैया, हाँ भाई बता जल्दी, खड़े हो जाओ जरा, बोलना जरा, थोड़ा सा प्यार हुआ है। नहीं नहीं, पीछे वाली बस सर, पीले वाले टी शर्ट वाले भैया को पीछे भेज दो, मैं लेट जाऊंगा बस यहाँ पे, है ना? रात भर तो टाइम वेस्ट करोगे रील चला चला के, ठीक है ना? फिर क्लास में आके नींद तो आएगी। बताओ भैया, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा बाकी है ना? अब शर्मा रहा हूं, ये भी कह रहा थोड़ा बाकी है। हाँ भैया बताना तुम भी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, कह रहा पूरा ही बाकी है। अरे बेचारा हमारा मिस्टर एक्स तो रो रहा, देखो आंखें मल रहा है, कह रहा मेरे तो बचा ही ना कुछ मेरे तो बचा ही नहीं, है ना? खेल ही खत्म। तो भैया एक तो अजीब सी बात की भैया थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, अजीब सी बात। एक तो डिफाइन करना कितना मुश्किल है कि नहीं बात, कि मतलब थोड़ा हो गया ऐसे कैसे हो गया? हुआ होगा तो या तो पूरा हुआ होगा या फिर दिया होगा तो नहीं हुआ। थोड़ा सा हुआ है और थोड़ा है, कोई मम्मी की रोटी थोड़ी होगी, थोड़ी सिक गई, थोड़ी कच्ची है, थोड़ी बाकी है ना? राइट, ठीक है, मैगी थोड़ी है। लेकिन भैया लॉ इस बात को मान लिया, लॉ ने जब गाना सुना तो लॉ ने इस बात को मान लिया, भैया थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम भी इसको मैगी की तरह बोल देंगे, मम्मी मैगी दे दो जल्दी, अरे रुक जा, थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ी है बाकी, है ना? लॉ कह रहे हैं ऐसे भी एक कॉन्टेक्ट हो सकता है जो थोड़ा सा हुआ हो, थोड़ा है बाकी। और मैंने कहा जज साहब कैसी बात कर रहे हो, अजीब अजीब सी। कल तो आपने बोला चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, इंप्लाइड, अब तुम कह रहे हो इंप्लाइड गाना है वो, है कि नहीं बात? आज कह रहे हो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो जज साहब ने कहा सर, है ना, जब भी आप बच्चों को अब इसके बारे में बताओ ना, तो यही गाना इससे आएगा सर, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। यानी कि ये बताओ थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी किसने गाया था? तुम्हारी एक्स ने तो गाया था। तो जज साहब ने भी यही गाना किस पे लगाया? एक्स पे लगाया, क्योंकि ये गाना किसने गाया था सर? एक्स ने गाया ना? हाँ ठीक है ना? क्या, हाँ क्या नाम बताया था उसका? तूने क्या नाम बताया था एक्स का? सर नाम नहीं बताऊंगा, जान चली जाए पर नाम नहीं बताऊंगा, पापा को बोल दोगे आप, है कि नहीं बात? नहीं पापा को नहीं, मम्मी को बोलो, मम्मी को। तो भैया अब ये गाना किसने गाया? एक्स ने गाया। तो जज साहब ने कहा सर ये गाना एक्स ने गाया है, तो यही गाना एग्जीक्यूटरी पे लगेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, इसका मतलब समझ गए तुम? नहीं, मजाक मजाक की बात नहीं, इसका सीरियस मतलब समझे क्या? उससे बोलना नहीं है एक्स से, क्या थोड़ा सा, यहां प्यार का मतलब है कंसिडरेशन। क्या मतलब है? थोड़ा सा कंसिडरेशन दे दिया, थोड़ा है बाकी। ये मेरे लिए लगा जैसे मैंने तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा दिया, थोड़ा है बाकी। हालांकि तुम तो कहोगे सर काफी बाकी है, पर फिर भी बाकी तो है ना, पर थोड़ा सा तो हो गया, थोड़ा सा हुआ है और थोड़ा है बाकी। इतनी बात समझ आई? अगर मैं बोलूं कि दो तरह की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, एक ऑब्लिगेशन पेंडिंग है कि पूरा प्यार हुआ है, पूरा है बाकी, पूरा बाकी है,
यानी 100%, मेरा 100% पढ़ाना बाकी है, तुम्हारी 100% फीस देना बाकी है। ऐसा उस दिन हुआ था जिस दिन तुम एडमिशन के लिए आए थे, है ना। वहां पे तुम ये बोलते कि ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कि मेरा एडमिशन कर लो, है ना, और मुझे बता दो किस दिन पढ़ने आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा पूरा फीस देना बाकी है और मेरा पूरा पढ़ाना बाकी है। तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? बायलैटरल। गाना कौन सा गाया बोलना जरा? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अगर थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में किसने गाया था? तुमने एक्स के लिए गाया था, है ना। तो इसलिए एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या गाना गाना है? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। मतलब तुमने थोड़ी सी फीस दे दी, थोड़ी है बाकी, मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया। अब चाहे एक पार्टी की फीस दे दी, एक पार्टी की बाकी है, एक पार्टी ने पूरी फीस दे दी और मेरा पढ़ाना बाकी है। बात समझ आ गई? अब तुमने पूरी फीस दे दी लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़ा बाकी है, तो क्या हुआ? वन पार्टी स्टिल टू परफॉर्म, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें डिफरेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम में तो यही लिखे जाएंगे सर, क्योंकि दोनों ही केस में ऑब्लिगेशन पेंडिंग होती है। इसलिए आप बोल सकते हो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो नोन एज, बोलो जल्दी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बिना देखे बता दोगे बायलैटरल में क्या वर्ड यूज करने हैं? बायलैटरल में तुम यहां नहीं बैठे होंगे, अपनी खोपड़ी में बात डाल लेना। भगवान ने घुटने दिए, दो घुटनों में बात डाल लेना, एक घुटने पे 2 सब्जेक्ट का बोझ रखना है, ठीक है ना, राइट। और डेटा ईडी के साथ धरती माँ को मत दे देना। तो अपने घुटनों पे स्ट्रेस देना। क्या अगर मैं बोलूं बायलैटरल, तो बायलैटरल में तुम ऑफिस में बैठे होंगे, क्लास में नहीं बैठे होंगे। यानी ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ना मैंने तुम्हें वहां पढ़ाया है, ना तुमने अभी पूरी फीस दी है। तुम कह रहे हो कि सर फीस बता दो कितनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने बजे क्लास होगी, कैसे क्लास होगी। जिससे आप बोलते हो कि नॉर्मल ऑफिस में इंडक्शन ले लेना ना। अगर बायलैटरल तुम ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस में बैठे हो तो मेरा पढ़ाना बाकी है, तुम्हारी फीस बाकी है। बोथ द पार्टीज स्टिल टू परफॉर्म एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। याद रखिए बात। लेकिन अगर मैं बोलूं एग्जीक्यूटरी, तो एग्जीक्यूटरी में एक्स वर्ड आता है तो गाना गाना है। एक्स नाम आती, क्या गाना है? गाना गाना है। हाँ उपासना कौन सा गाना गाएगी? यही। हाँ थोड़ा सा प्यार मत बोलियो बहन, लेकिन घर में क्या बोल दियो? थोड़ा सा कंसिडरेशन दिया है। घर में तो गा सकते हैं, मम्मी को क्या पता प्यार ही कंसिडरेशन है कि नहीं बात। तो घर में क्या गाना गाना है? थोड़ा सा कंसिडरेशन दिया है, थोड़ा है बाकी। इसका मतलब क्या है? मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया, तुम्हारा पूरा पढ़ाना बाकी है, तुमने थोड़ी सी फीस दे दी, थोड़ी सी बाकी है, तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? एग्जीक्यूटरी। इसलिए एग्जीक्यूटरी की डेफिनेशन में क्या लिखा है? वन और बोथ पार्टी। अरे भैया पीछे वाले, वन और बोथ पार्टी स्टिल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर। ठीक है ना, ये लिखी बात। दस कॉन्ट्रैक्ट विच इज पार्शली परफॉर्म, ए मुन्ना ये लिखा, कॉन्ट्रैक्ट जो पार्शली परफॉर्म हो चुका है और अभी है ना होली परफॉर्म बाकी है, ये क्या होगा सर? एग्जीक्यूटरी। याद हो जाएगी डेफिनेशन। आपके नोट्स में भी यही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अभी नोट्स में आऊंगा, चिंता मत करो ना। अगली बात सर, अब भैया कुछ बालक क्या कह रहे हैं? कुछ बालक कह रहे हैं सर ये तो फिर भी खुश नसीब है जिनकी एक्स ही सही, पर कोई था तो सही। जो भयंकर बेचारे सिंगल बालक हैं, है ना, वो कह रहे हैं अपने पास तो कुछ भी नहीं है सर, हमने गाना क्या, हमने तो भैया कोई सा भी गाना, हम तो सिंगल वाला गाना भी नहीं गाते अब तो, है कि नहीं बात, राइट। वो बेचारे पता किसकी तरह है? वो बेचारे हैं शाहरुख खान की तरह, है ना। ना सलमान खान नहीं भाई, वो बेचारे हैं किसकी तरह सर? हाँ वो बेचारे हैं शाहरुख खान की तरह, ठीक है ना। शाहरुख खान की पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, उसका एक गाना था, तू हाँ कर तू है मेरी है कि नहीं बात, तू है मेरी किरण। याद आ गया? जादू तेरी नजर, है ना। अब भैया अब शाहरुख खान बेचारे, ठीक है ना, राइट, अब ये गाना गा रहे हैं,
अब मुझे बता दो भैया, इसमें थोड़ा साइको दिखाया, साइको है ना। छल्ली है। तो बताओ क्या इस पिक्चर में शाहरुख खान की शादी किरण से होती है क्या? बोलो कौन सी पिक्चर थी ये? हाँ यार, डर डेरे की बात है ना, बाय और रेंट दिखा दिया भैया, ये तो है ना। तो भैया अगर तुमने ये मूवी देखी है तो मुझे बता दो अब एंड में तो मर जाता है। तो अब ये बताओ, शुरू में कह रहा है तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, और फिर क्या हो रहा है बेचारा, एंड में मर जाता है। अब ऐसा कहने से तू हाँ कर या ना कर, क्या किरण की शादी होती है इससे? बोलो, दूसरी पिक्चर लगा दिए तो होती है क्या शादी? बताओ, बोल नहीं रहे, है ना। खाली ये कहने से तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, क्या किरण उसकी हो जाएगी क्या? एंड में बेचारा मर जाता तो किरण उसकी नहीं हो सकती। अब ये बता दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाए जाएंगे? सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पता क्या होते हैं? सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिल्कुल शाहरुख खान की तरह एक तरफा मोहब्बत, हाँ, वन साइडेड लव, बिल्कुल तुम्हारी स्टोरीज की तरह। बस तुम मुझे मानो ना मानो, मैंने तुम्हें मान लिया, दिल ने तुमको चुन लिया, है कि नहीं बात, है ना। कुछ लड़के कहने सर मैंने तो उनको अपना पति मान लिया, मैंने तो करवा चौथ के व्रत भी रख लिए थे। तो भैया ऐसे ऐसे कर्म कांड करने से क्या शादी हो जाएगी इससे? अब शाहरुख खान कह रहा है तू हाँ करे ना कर, तू है मेरी किरण, तो शादी हो जाएगी शाहरुख खान की किरण से? नहीं। तो जज साहब ने कहा भैया ऐसे, जैसे जज साहब थोड़े रोमांटिक रहे होंगे भैया। जज साहब ने कहा जैसे वन साइडेड मोहब्बत होती है ऐसी मैं अब कानून बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा। तो जज साहब ने बड़ा खतरनाक सा लॉ बनाया, उन्होंने कहा ऐसी क्या होगा, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब उन्होंने बनाया तो मैंने कहा जज साहब आपने ये बड़ी गड़बड़ कर दी, एक तरफा मोहब्बत की तरह एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट तो दो जनों के बीच में होता है। खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे क्या? मतलब शीशे के सामने खड़े हो, कितने की देगा? 5 रुपए की, ना 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 ज्यादा लगा रहा है। तो खुद के सामने खड़े हो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? तो ये बताओ अगर खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो फिर ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? ये बड़ा लोचा हुआ। अब जज साहब ने बोला नहीं नहीं सर, कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक तरफा की तरह वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें जज साहब ने बोला जहां पे ऑब्लिगेशन सिर्फ वन पार्टी को परफॉर्म करनी है। सबसे पहला एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, बोनस। कौन सा एग्जांपल? ये बताओ, बोनस अगर पापा को मिलता है, पापा जॉब करते हैं और बोनस अगर पापा को मिलता है तो पापा बोनस लेने के लिए क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते नालायकों, एक्स्ट्रा वर्क का ओवर टाइम मिलता है। नशे में हो गया बोनस। अबे तुम भैया कॉमर्स के बेइज्जती कराओगे पराग सर की। अरे बोनस शेयर के बारे में सुना है? बोनस शेयर मतलब फ्री। अरे तो बोनस का ही मतलब क्या होता है? कोई चीज फ्री में मिल रही है। फ्री बोले तो बिना कंसिडरेशन के मिल रही है, लेकिन बोनस देना अनिवार्य क्यों है? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी कर। जज साहब ने कहा भैया ऐसा करने से एक जगह फायदा हो सकता है कि तू हाँ कर ना कर बोनस तो मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक एक्ट है जिसका नाम है वेज कोड एक्ट। क्या नाम है? पुराने जमाने में वो होता था बोनस एक्ट। क्या होता था? उस एक्ट में लिखा है कि अगर कोई बंदा ईमानदारी से काम करता है और इतने दिन काम करता है तो कंपनी को बोनस देना कंपलसरी है कि नहीं बात? तो बोनस के लिए आपने क्या किया? बोलो बोनस के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। बोनस तो यूं ही मिल जाता है। तो बोनस क्या है? वन साइडेड लव। बोनस क्या है? एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट।
सिर्फ कंपनी को काम करना है, आपको कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अटेंडेंस मार्क करनी है एज पर बोनस एक्ट, है ना, आपके कोर्स में है नहीं पर बता देता हूं, अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में 240 दिन काम कर ले, कितने दिन काम कर ले, उस बंदे का बोनस कानून के हिसाब से क्या है सर, बनता है, कानून के हिसाब से क्या है सर, बनता है। तो ये बताओ बोनस के लिए तुमने क्या क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन कंपनी अगर तुम्हें बोनस देगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक तरफा मोहब्बत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो भैया एक तरफा मोहब्बत, सिर्फ तू हाँ कर ना कर, तू है मेरी किरण, ऐसी जज साहब क्या बोल रहे कंपनी से, तू हाँ कर ना कर, किरण बोनस तो देना पड़ेगा, किरण बोनस तो देना पड़ेगा, तो बोनस तो देना पड़ेगा। बात समझ में? एक तरफा मोहब्बत एक और होती है जिसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते, बोनस के लिए कोर्ट जा सकते हो, है कि नहीं बात? अब ये बालक मुझे बहुत पढ़ाकू सा लगा, चश्मा लगा के सीरियस करने पे मुस्कुराता नहीं है कि नहीं बात? अब मैंने कहा भाई तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा, पैसे ले ले, पीले पीले दांत दिखा दिए इनने। अब कुछ दिन आया पढ़ने, लेकिन पता लगा बाद में सबसे निकम्मा यही है, ना खुद पढ़ता ना किसी को पढ़ने देता, है कि नहीं बात? शैतानी बहुत करने लगा। फिर मैंने बोल दिया भाई पैसे दे के एडमिशन ही, बोल पेंसिल एडमिशन कैंसिल। अब पता क्या बोल रहा है, कह रहा आपने वादा किया था, आपने भरी मैसेज में वादा किया कि तू बहुत बढ़िया लड़का लगा, बहुत शरीफ लगा, बहुत पढ़ाकू लगा, तुझे फ्री पढ़ाऊंगा। अब आप वादा नहीं तोड़ सकते, तो आपको पूरा लॉ पढ़ाना पड़ेगा, मुझे जाऊंगा ही नहीं क्लास में, जाऊंगा ही नहीं, है कि नहीं बात? चाहे दरवाजा तोड़ना पड़ जाए लेकिन मैं बैठूंगा आपकी क्लास में। अब बताओ मैंने वादा तो किया फ्री पढ़ाने का, क्या पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो जज साहब ने कहा कुछ एक तरफा मोहब्बत ऐसी होंगी जहां किरण मना कर देगी। शाहरुख खान कह रहे तू हाँ कर ना कर, तू है मेरी किरण। किरण क्या बोल रही है, नहीं हूं मैं, नहीं हूं। जबरदस्ती है कोई मना कर सकती है, लेकिन बोनस के केस में किरण मना नहीं कर पाएगी। बात समझ में? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वन साइडेड होके भी कोर्ट नहीं जा सकती, जैसे दान। बात समझ में? बताओ दान को तुमने किसी मंदिर में वादा कर दिया कि भैया मैं 10,000 रुपए का दान दूंगा, तुमने नहीं दिया, फिर क्यों नहीं जा सकते कोर्ट में? बदले में कंसिडरेशन नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट क्या होता है? पी के साथ क्या डाला था? तो भैया कंसिडरेशन अनिवार्य है कि नहीं है? अब मैंने दान दे दिया, बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मैंने तो फ्री पढ़ा दिया, बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो जज साहब ने कहा अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, एक तरफा मोहब्बत कोर्ट में जाने लायक नहीं होती, एक्सेप्ट जब तक कि कोई लॉ ना बोल दे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या बना? बोनस। क्योंकि किसने बोला है? वेज कोड एक्ट ने बोला है। बात समझ में? एक और एक्सेप्शन जो बहुत ही मजेदार है ना। अब मान लो भैया किसी पर्सन का बालक हो गया। कौन खो गया? बोलो जल्दी। अब बालक हो जाता है तो भैया जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं बेचारे? क्या करते हैं? एक पोस्टर छपवाते हैं, किस नाम का? गुमशुदा की तलाश, फाइंड द मिसिंग पर्सन। और सामने वाला उस पर एक्ट करे, उसके लिए क्या कर देते हैं कि भैया जो भी हमारे बच्चे को ढूंढ के लाएगा 5 लाख का इनाम, 10 लाख का इनाम, 15 लाख का इनाम, है ना। मान लो 50 लाख का इनाम रख दिया, है कि बात? राइट, 50 लाख का इनाम रख दिया, जो भी बालक को ढूंढ के लाएगा 50 लाख का इनाम। अब ये बताओ सिर्फ उस पर क्या लिखा है? फोन नंबर, बालक की फोटो, नीचे लिखा है इनाम 50 लाख। जगह जगह पे पर्चे छपवा दिए, न्यूज़पेपर में निकाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया में कुछ भले लोग थे, उन्होंने अपने अकाउंट पे क्या कर दिया? इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शेयर कर दिया कि भैया इसके बालक बड़े बेचारे परेशान है भैया, है ना। हम तो भैया नोएडा में रहते हैं, कोई एमपी में हो तो बता देना, कोई तमिलनाडु में, कश्मीर में हो तो भैया बता देना। तो भैया मदद के लिए लोगों ने अपने अकाउंट में फैला दिया। लेकिन एक बंदे को ये बालक मिल गया, वो भगा 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 कहां गया? मम्मी पापा के पास। बालक बांध रखा पीठ में रस्सी से, है कि नहीं बात? वापिस भाग लूंगा इसे लेके, पहले पैसे निकालो। पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अब जिसको पैसे तुम कह रहे हो देने पड़ेंगे, जिसको पैसे देने थे उसने पता क्या बोला? काय बात के पैसे, काय बात के पैसे? तू कौन? ये बोला मिस्टर एक्स, मैं मिस्टर एक्स, मैं भी किसी का एक्स, वो भी किसी की एक्स, मैं मिस्टर एक्स। जिसने 50 लाख रुपए देने थे उसका बालक तो आ गया था, उसके मन में लालच आया। उसने पता क्या बोला? भैया ये बताना, ये पर्चे पे तुम्हारा नाम लिखा मैंने कहीं
कि अगर ये भाई साहब मिस्टर एक्स अगर मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएंगे तो मैं क्या दूंगा, इनाम दूंगा। अगर तुम्हारा नाम नहीं लिखा पर्चे पे तो तुमने कैसे मान लिया तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? अब ये भी गुस्से में देख रहा है, ये क्या बात है भाई, ये क्या बात हुई? तुमने बोला मिसिंग पर्सन इनाम 50 लाख मैं लेके आया। हाँ मिसिंग पर्सन इनाम 50 लाख तुम लेके आए, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला कि मिसिंग पर्सन इनाम 50 लाख तुम्हें ही दूंगा। तुम्हें कौन देगा? तुम्हें तो नहीं देना था मुझे। तो बताओ फिर वो इनाम किसका? 50 लाख पे लालच है। बच्चे के मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो कोई प्रॉमिस नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं तो कोई एग्रीमेंट नहीं। भैया कोई एग्रीमेंट नहीं तो कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मतलब उन्होंने कोई पढ़े लिख के निकले, उन्होंने बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है ऑफर एक्सेप्टेंस से। तुम्हें ऑफर ही कहा दिया भैया एक्स, भैया तुम्हें पकड़ के ऑफर दिया हमने, वो उसे मिल गया बेचारे को, वो भी सेम बात कह रहा है मुझे मिल गया, उसको भी सेम बात कह रहा है तुझे ऑफर दिया भाई। अब बताओ अब ये क्या बच्चा चोर नहीं बन जाएगा? बता ना, नोएडा से बच्चे चोरी हो रहे हैं, पता लगा यही था। उसका गुस्सा किस पे निकाल रहा? बाकी बच्चों पे। इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा? इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पता क्यों मिलेगा? जज साहब ने कहा अंकल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप इसको 50 लाख रुपए दोगे, ये आपको बदले में क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। पर जज साहब ने बोला कि मैं इसे क्या मानूंगा, वैलिड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा कि आपको ही काम करना। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? जब सामने वाली पार्टी का पता हो। मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पता है ना कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें पता है ना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन गुमशुदा की तलाश से कॉन्ट्रैक्ट तो किसी के साथ लिखित में या ओरल तो होता ही नहीं, क्योंकि ढूंढ के कौन लाएगा उसके बारे में आप और मैं जानते नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूं एक्स नहीं ढूंढ के, प्रीति मैडम ढूंढ के लिए आई है कि नहीं बात, पराग से ढूंढ के लिया है, ठीक है, पड़ोसी ढूंढ लाए भैया हमारे, कोई भी ला सकता है ना। तो जो कोई भी लाएगा उसका नाम कभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा? तो वो तो जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा वो पर्सन हमेशा ही एक्स होगा। एक्स बोले तो अनजान होगा। जो ढूंढ के लाएगा वो हमेशा ही क्या होगा सर? अनजान होगा। और जो हमेशा ही अनजान होगा उसके साथ आप जीवन में कभी ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं। और फिर तो गुमशुदा की तलाश के पर्चे छपवाना बेकार है। क्यों? क्योंकि जिसको बच्चा मिलेगा वो क्या बोलेगा? लेके जाऊंगा। पता क्या बोलेंगे? तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो पैसे नहीं। तो क्या कोई इंसानी से काम करेगा? तुम्हें भैया ऐसा गुमशुदा क्लास का बच्चा मिल भी जाए ना, तुम उसे क्या कर दोगे? हाँ, तुम उसे उसके असली माँ बाप तक पहुंचाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है पहुंचा के कुछ मिलना है नहीं, मेरा ही खर्चा होगा। ऊपर से वो कहते हैं कि बच्चा लिया है हमने, तेरे से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया। तो जज साहब की मजबूरी थी, क्योंकि एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि लॉ किसी को सजा देने के लिए नहीं बनाया जाता। लॉ सोसाइटी को सुधारने के लिए बनाया जाता है। तुम क्रिमिनल हो क्या? बता ना। चोरी क्या है? तुम्हें चश्मे है बहन? चुराए खरीदे तो क्रिमिनल तो नहीं हो ना। अगर मैं क्रिमिनल नहीं हूं तो लॉ बनाने की जरूरत क्या है? पता क्यों जरूरत है? ताकि मुझे डराया जा सके कि मैं क्राइम ना करूं। कोर्ट जज लॉ कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए लॉ बनाए, वो कहता तुम तो शरीफ हो। लॉ उसके लिए बनाए जो किसी भी कारण की वजह से शराफत छोड़ के क्या करने बैठेगा? क्राइम करने बैठेगा, है कि नहीं बात? तो एक्चुअली में लॉ बनाने का पर्पस होता क्या है? सिंपल, डराना। क्या? तुम्हारी अंतरात्मा में खौफ पैदा करना कि ये काम करूंगा तो क्या होगा? सजा मिलेगी, ये काम करूंगा तो पैसे का फाइन लगेगा, और ये काम करूंगा तो जेल होगी। बात समझ में? तो लॉ डराने के लिए बनाया जाता है कि शरीफ लोग जीवन में कभी गलती से भी गलत काम ना करें, और करे तो सोच समझ के करें कि पकड़ा गया तो मेरी जिम्मेदारी होगी। बात समझ में? इसलिए लॉ बनाया जाता है। अब लॉ में इंसानियत जिंदा रखने के लिए जज साहब ने बोला रिवॉर्ड, किसी भी तरह का रिवॉर्ड हमेशा क्या होगा? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो क्या होगा? वैलिड होगा। भले ही आपने रिवॉर्ड में किसी का नाम ना लिखा हो, लेकिन स्टिल इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक तरफा मोहब्बत, कोई भी ढूंढ के लाएगा मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं पैसा दे दूंगा बस, मेरी तरफ से वादा है। तो गुमशुदा की तलाश नालायक को यही तो होता है कि जो भी बच्चा ढूंढ के लाएगा उसके माँ बाप कह रहे हैं हमारी तरफ से वादा है, जो भी ढूंढ के लाएगा उसे पैसे दूंगा। अब जो भी का नाम तो लिखा नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मैं अपनी तरफ से वादा कर रहा हूं कि मैं उसे पैसे दूंगा। तो वादा किसकी तरफ से हुआ? सिर्फ मेरी तरफ से। जो ढूंढ के ला रहा है उसकी तरफ से वादा नहीं, उसको तो तुक्के में मिल गया बच्चा। अबे ये तो मैच कर रहा है फोटो से, चल 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 चलिए चलिए चलिए, है कि नहीं बात? 50 लाख हो गए भैया बैठे बैठे, चलियो।
उसने वादा नहीं किया आपसे, आपने सबसे वादा किया कि जो भी ढूंढ कर आएगा मैं पैसे दूंगा, इसलिए रिवॉर्ड भी क्या होते हैं सर? हाँ, वैलिड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो बोनस और रिवॉर्ड और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बोलने वाला, कहने वाला, बताने वाला और पैसा देने वाला ही अकेला वादा करता है कि मैं पैसे दूंगा। जिसको पैसे मिलने हैं उसने कभी वादा नहीं किया होता कि मैं बच्चा ढूंढ के लाऊंगा, आपने कभी वादा नहीं किया, आपको तुक्के वाला मिल गया। बात समझ गए? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल वही है, पेंडिंग, बायलेटरल एट द टाइम ऑफ ऑफिस में बैठे हो, एग्जीक्यूटरी, बोथ और एनी पर्सन हैव स्टिल टू परफॉर्म। पार्टली एग्जीक्यूटिव, पार्टली एग्जीक्यूटरी, तुमने पूरा काम कर दिया, मेरा भी बाकी है, तो क्या बन गया? पार्टली एग्जीक्यूटिव और पार्टली एग्जीक्यूटरी। ये हम पढ़ चुके थे सर, है ना? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट याद आ गई बात, इम्पॉसिबिलिटी वाली बात, इसको भी पेंडिंग रखें। कुछ बातें हम सेक्शन 56 में आगे पढ़ेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी कैसे कैसे होती है, तो फिलहाल हम छोड़ सकते हैं कि 56 में पूरा हम पढ़ेंगे, है ना? वॉइड एग्रीमेंट बच्चा खाता पढ़ लीजिए, सेक्शन 2G किसके साथ सर? अनसाउंड माइंड बच्चे के साथ, है ना? हाँ, अब ये बताओ वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस लिखोगे? अरे नलायको, वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कभी वैलिड एग्रीमेंट थे। इतनी बात तो समझ चुके हो, है कि नहीं बात? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे पहले जब उसका एंट्री की गई थी, फॉर्मेशन किया गया था, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट कभी वैलिड। वॉइडेबल की डेफिनेशन पढ़ा दी, आई मुन्ना भाई, है कि नहीं बात? कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैंसिल, पता है कैंसिल का आज लीगल वर्ड लिखे, कैंसिल को लीगली बोला जाता है रिप्यूटेटेड। क्या बोला जाता है? रिप्यूटेड मतलब होता है, बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिप्यूटेटेड एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? दुखी। तो शब्दावली में दो नए शब्द जोड़ेंगे, जिसे अंग्रेजी वाली मैम कैंसिल बोलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्यूटेटेड। जिसे अंग्रेजी वाली मैम क्या बोलती है? अनहैप्पी, सैड। अनहैप्पी और सैड को हम क्या बोलेंगे? एग्रीव्ड। तो शब्दावली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे लॉ में। तो आज के बाद सैड, अनहैप्पी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल बैन है। आज के बाद कौन से वर्ड इस्तेमाल करना है? एग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी। आज के बाद कैंसिल नहीं बोलना, बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। कैंसिल नहीं बोलने का है, क्या लिखने का है? रिप्यूटेटेड, है ना? कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल किया जा सकता है, रिप्यूटेट किया जा सकता है दुखी पार्टी रुस्तम के द्वारा, वो क्या होगा सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब तक रुस्तम कोर्ट नहीं जाएगा तब तक वो क्या होता है? दुनिया की नजरों में वैलिड रहता है, कोर्ट की नजरों में वैलिड रहता है। कोर्ट और पुलिस वालों को तो तब पता लगेगा जब रुस्तम कोर्ट में जाएगा। जब तक रुस्तम पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा तब तक कोर्ट की और पुलिस की नजरों में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और एडमिशन क्या है? वैलिड है। बोलो समझ गए सर, है कि नहीं बात? राइट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब सर अगली बात, अनफोर्सेबल पढ़ाई दिया मैंने तुम्हें, ठीक है? और आज का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट, है ना? देखते हैं सर क्या होने वाला है। एक और चीज, पिक्चर नहीं लेने का पूरी खो गए कसम से, इतने खो के क्लास भी पढ़ते ना तो पास हो जाओगे। ये क्या चल रहा है भैया? क्या चल रहा है भैया? ये किडनैपिंग क्या चल रही है? और उसके बाद क्या चला रहा हो भाई? गोली चला दी उसने, और सच्ची में निकल जाती गोली तो निकल लेता वो तो। किडनैपिंग कर ली, ठीक है, गोली चला दी, हाँ चैप्टर खत्म, है ना? कह रहा है गोली चल जाती चैप्टर खत्म, है ना? किडनैपिंग कर ली सर, गोली चला दी भैया। अगली बार से हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा गाड़ी में भी, है ना? इधर ध्यान दो, पीछे वाले। किडनैपिंग कर ली और गोली चला दी। पहले बताओ ये काम कौन सा है? कानूनी या गैर कानूनी? कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ जोड़ रहा, कह रहा भाई मैं तो बहुत शरीफ, मैं तो सिविल लॉ हूं, मेरे पास तो शरीफ लोग आते हैं, है ना? तुम्हारे मेरे जैसे पढ़ाया नहीं, बेड डेड कर दिया। सर नहीं बोला, ये नहीं बोल रहे कोचिंग के नीचे मिल जाए ना, तुम्हारी टाइम निकाल लूंगा मैं, है कि नहीं? ना ऐसे बात मत करना भैया। ओ भाई तू तो इतनी खतरनाक चीज। कॉन्ट्रैक्ट बेचारा कांप रहा है, कह रहा भैया मैंने आज तक नहीं देखे ऐसे काम। कॉन्ट्रैक्ट ने पता कहां धकेल दिया? आईपीसी में। कहां धकेल दिया? कॉन्ट्रैक्ट ने बोला भाई मेरे यहाँ मत आना,
भाई तुम ये काम, किडनैपिंग, गोली चल रही है, बंदूक दिखा रहे हो, है कि नहीं, और किडनैप सच में कर लिया, गोली चला दी, वो भाई इतना खतरनाक काम मैं नहीं करता भाई, ये तो मेरे बड़े भैया मेरे, है ना, राइट, मैं तो उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हूं, भैया उनके सामने जाओ, भैया उनके सामने। पहले ही ऐसे काम के, मान लो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट किया है किसने, मान लो नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया किडनैपिंग का, किसने किया, इसने, ये लाल वाले भैया कौन है, है कि नहीं बात, किसने किडनैप कराया बताओ, इनके पास ले आया ना। अब अगर इसके सामने ये बंदा बैठा है सरदार जी के सामने, क्या नाम था इसके पिक्चर में, हैप्पी सिंह, हाँ, अब भैया हैप्पी के सामने अगर बैठा है, इसका मतलब किडनैपिंग किसने कराई है, अब हैप्पी ने किडनैप करा लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में सर, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ भैया किसके बीच में, हैप्पी ने बोला सर्किट को कि भाई क्या कर ले, किडनैप कर ले, हैप्पी ने बोला सर्किट को क्या कर ले, किडनैप कर ले, है ना, करोड़ों की प्रॉपर्टी है भाई, 10 लाख रुपए तेरे किडनैपिंग के हैं, 10 लाख रुपए, चिंता मत कर। अब उसने क्या बोल दिया, उसने एग्रीमेंट कर लिया, यस बोल दिया, ठीक है भैया किडनैपिंग कर लूंगा, थोड़ा एडवांस दे दो, बाकी बाद में देना, बाकी काम होने के बाद, बाकी सुपारी, है ना, पूरी होने के बाद। अब ये बताओ किडनैपिंग क्या लीगल है इलीगल है, इलीगल है ना। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, हालांकि ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि आईपीसी के किस सेक्शन में लिखा है कि ये इलीगल है, किडनैपिंग इज इलीगल किस सेक्शन में लिखा है बताओ। हमारे पूरे साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो सेक्शन कौन सा बना, समझ में आई बात, आईपीसी के सेक्शन 365 में लिखा है कि किडनैपिंग क्या है सर, इलीगल है, यानी पनिशेबल ऑफेंस है। तो डालते हैं ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। अब शायद कुछ आ जाए लिस्ट, है ना, अभी भी नहीं आ रही। तो बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो आईपीसी में लिखे हैं क्या सर, कि इन सबको हम क्या मानेंगे, हिंदी में डालता हूं, अपराध को क्या आसान सी भाषा में क्या बोलते हैं, क्राइम, क्राइम से आ जाए क्या पता। नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें और भी सेक्शन दिख जाएंगे, है ना, कि क्रिमिनल के और भी सेक्शंस होते हैं, जैसे आईपीसी का ना, आईपीसी क्रिमिनल 400 से लेकर 409, इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल के कौन सेक्शन सर, 365, ठीक है, चलो 365 ही डाल देते हैं। अब बताओ ये लिखी बात क्या लिखा है, किडनैपिंग और अब्यूजिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन, ये लिखा है नहीं लिखी बात, ठीक है। ऐसी सर ये देखो 455 क्या कहता है, हाउस तोड़ फोड़ करना, असॉल्ट करना, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब क्या है सर, ये सारे आईपीसी के सेक्शंस हैं। अब यानी कि 365 तुमने डाला नहीं डाला, ऐसी किडनैपिंग के साथ साथ मर्डर का, है ना, मर्डर का होता है 302, है ना, मर्डर की के लिए फांसी 302, 307 अगर मैं यहां डालूं तो देखो धारा 307, शायद धारा 307 या मर्डर क्या, अटेम्प्ट टू मर्डर क्या लिखा है। अब ये सारे देखो हमारे कोर्स में आईपीसी नहीं है, पर तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कि आईपीसी की धाराओं में जो चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हैं वो आईपीसी के हिसाब से अपराध है, क्राइम है। अब बड़े भैया कह रहे हैं किडनैपिंग एज पर सेक्शन 365, एज पर सेक्शन, भैया आईपीसी के सेक्शन 365 ऑफ आईपीसी किडनैपिंग क्या है सर, ऑफेंस है, क्योंकि इस काम को हमारे देश का कानून क्या मानता है, इलीगल मानता नहीं मानता।
जो आईपीसी जिसे इलीगल मान रहा है, तुमने उसको क्या कर लिया, तुमने उसका एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट बिटवीन हैप्पी एंड सर्किट। सुनना ध्यान से, तुमसे बोल रहा हूं मैं बात। किडनैपिंग हो गई, हैप्पी के सामने बैठा है वो म्युनिसिपैलिटी, है कि नहीं बात। हैप्पी ने अपना काम भी निकलवा लिया, सर्किट को पैसे ना दिए, मुंह करके सीधा नहीं दे रहा पैसे, क्या कर लेगा तू। ये बताओ, मार पिटाई के अलावा क्या सर्किट कोर्ट जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट पता क्या बोल रहा है, कह रहा है जब तू आईपीसी तक नहीं जा सकता तो मेरे यहां भी। तो आईपीसी ने पता क्या लिखा, फॉर पनिशेबल ऑफेंस, कोर्ट में आओगे तो तुम ही लपेटा जाएगा। पहले तूने सुपारी ले कैसे ली भाई, तूने सुपारी ले कैसे ली, बोलो जुबा केसरी कैसे करती तूने, है कि नहीं बात। और फिर तू कोर्ट में क्या बोल रहा है, मेरे पैसे दिलाओ। ऐसे तुम कहां जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके बोल रहे हो कि मेरा और सर्किट कह रहा मेरा और हैप्पी का क्या था, एग्रीमेंट था। कितने रुपए का था, 10 लाख का था। मैं किडनैप करूंगा, 10 लाख रुपए देगा, मैंने किडनैपिंग कर ली, 10 लाख दिलवाओ। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के हाथों ऐसे फूल ले, कह रहे भैया मैं है कि नहीं बात, मेरे हाथों वैसे बोले, मेरे यहां बताना। तो कॉन्ट्रैक्ट ने बात अपने यहां लिख दी, एग्रीमेंट विच आर इलीगल इन नेचर, गैर कानूनी, अनलॉफुल इन नेचर, विच इज गिवन बाय द आईपीसी। बड़े भैया ने जिन कर्मों को अनलॉफुल बता रखा है, मेरे यहां तो भैया आना ही मत, क्योंकि मेरे यहां तो वो क्या है, वॉइड नहीं, वॉइड एब, कल ही लिखवाया था नशेड़ियों, होश में मत लिख लेना। मेरे यहां तो वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब कि मैं तो उसकी सुनवाई करूंगा नहीं भैया, मेरे पास तो ऐसे तो वकील के पास ही मत चले जाना। बात समझ में? जज साहब ने क्या बोला, इलीगल एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स द पर्पस ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, देयरफॉर इट इज वॉइड इन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज पनिशेबल इन आईपीसी। तो भैया आईपीसी में तो तुम्हें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, जेल मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या बोला जाएगा, बात समझ में आ गई। एग्जाम में क्या लिखने का है, आईपीसी लिखने का है, नहीं लिखने का ना, ये लिख देना। एग्जाम में होश उड़ जाएंगे, अरे लगता है बालक सीए नहीं वकालत भी कर रहा है कि नहीं बात, राइट। तो आईसीआई को उम्मीद भी नहीं होगी कोई बालक क्या लिख देगा। और मैं 365 इसलिए पढ़ाता हूं कि 365 याद करना आसान है। साल में कितने दिन, तो 365 में किडनैपिंग, साल के पूरे साल किडनैपिंग करनी है, 365 दिन किडनैपिंग, ये लिख देना। अब जो आईपीसी में क्या है, ऑफेंस है, हमारे यहां क्या है, वॉइड एब इनिशियो, लिख ली बात। अब इसकी छोटी सी कहानी आगे सुनेंगे ध्यान से, बोलो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया भैया, जल्दी, खेल खत्म, पैसे जम, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया। अब वॉइड से पहले सब कुछ ठीक था, सर्किट को वादा भी कर दिया गया, 10 लाख रुपए मिलेंगे, एडवांस कुछ नहीं, नो एडवांस। सर्किट आया तुम्हारे पास, किसके पास आया, तुम्हारे पास आया, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी कार थी जो किडनैपिंग के लिए बनी है, ओमनी वैन, यूं खुलेगी यूं बंद होगी, वो बनी किसके लिए होती है कि नहीं। तो आज तक जितनी भी किडनैपिंग हुई है, कभी जो हमारे घरों में कार होती है उसमें हुई है, नहीं ना। कौन सी कार में होती है, ओमनी वैन में, जो ऐसे खुलती है ऐसे बंद होती है, समझ गए ना, देखिए ना बस। और सर्किट ने भी किसमें किडनैप किया है भैया, ये कार का निर्माण ही क्यों किया गया भैया, कार का निर्माण ही क्यों किया गया ये वाला, किडनैपिंग के लिए। अब सुनना ध्यान से, ये किडनैपिंग की जो कार है ना, पीली पीली, ये तुम्हारी थी। क्या थी सर, तुम्हारी थी। सर्किट ने बोला भाई तेरी कार चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए, बस 2 घंटे के लिए कार दे दे। तुम कह रहे हो 2 घंटे के लिए, भाई क्यों, उससे बोला कार दे दे, 2 लाख रुपए ले ले 2 घंटे के। तुम कह रहे हो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा सकता, दिन रात गाड़ी चलाऊंगा कैब की तो भी नहीं कमा सकता, 2 लाख रुपए। तुम्हारी आंखों में क्या बन गए, डॉलर। याद है बचपन में पैसा देखते हैं आंखों में डॉलर बन जाते हैं, तुम्हारा मुंह का मुंह खुला रहेगा। 2 लाख रुपए बेहोशी से आगे, तुम भैया मजाक मत करो यार, सही बताओ, मतलब मटर वटर कर रहे हो क्या। सर कह रहे हो मटर वटर नहीं यार, एक छोटी मोटी सी उठाना है यार, उठाना है, एक बंदे को उठाना है, फालतू बोलता रहता है यार, वो मेरा बॉस है, फालतू बोलता रहता है, उठाना है, थोड़ा धमकाना है, खोपचे में ले जाके
है कि नहीं बात, राइट, सुधार दूंगा उसे 2-4 चाटे वाटे में, है कि नहीं बात, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसी काम के 2 लाख रुपए, अरे इसी काम के 2 लाख रुपए तुझे इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे आज के 10 लाख 5-10 लाख रुपए मिल रहे, तुझे क्या लेना देना है। कार उठाना मुझे है, किडनैपिंग मुझे करनी है ना, झगड़ा मुझे करना है, पुलिस आएगी मुझे पकड़ेगी, वो अगर मेरे से झगड़ा करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पिटूंगा मैं, वो पिटेगा, तुझे क्या टेंशन है, तू बस 2 घंटे के लिए गाड़ी देख, अभी कितना बजने का, अभी कितना बजने का, देख 2:30 बजने का है ना, ठीक 4:30 बजे गाड़ी तेरे यहीं मिलेगी, है कि नहीं बात। अब जिन बच्चों की आंखों में डॉलर के निशान है वो हाँ कर देंगे, नहीं कर देंगे, कर देंगे, उनका मुंह खुला है। तुमने कार रेंट पे दे दी, तुमने कार रेंट पे दे दी, किस्मत उस दिन ही खुलनी थी तुम्हारी, पुलिस ने पकड़ लिया, म्युनिसिपैलिटी धम दे रहा था पुलिस को बुलाऊंगा, सच में पुलिस ने पकड़ लिया। बात कहां तक पहुंच चुकी है, जेल तक और कोर्ट तक। पहला, जज साहब ने कहा भाई ये है एग्रीमेंट नंबर 1, ये है एग्रीमेंट नंबर 2। एग्रीमेंट नंबर 1 क्या होगा पुष्पा, ए पुष्पा क्या होगा, ये तो साफ साफ चीख चीख के क्या है, जमते के जमते मान भाई बहनों, जमते के जमते मान, मोदी जी पूछ रहे हैं जमते के जमते मान, बोलो जल्दी मोदी जी को, वाइड। अब मोदी जी पूछ रहे हैं एग्रीमेंट 2 का क्या होगा, मन की बात है मेरे, एग्रीमेंट 2 क्या होगा, संडे मिलेंगे 10 बजे। मन की बात में मोदी जी को क्या बताओगे अगर मोदी ने पूछ लिया एग्रीमेंट 2 का क्या होगा, वॉइड, इलीगल। मैं तो कह रहा हूं वॉइड नहीं है, ये क्या है, वॉइड तो भैया यहां लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, इस एग्रीमेंट के साथ जो ये एग्रीमेंट है ये इलीगल होगा या नहीं होगा, ये इलीगल एज वेल एज वॉइड, दिस इज ऑल्सो इलीगल एज वेल एज वॉइड। बिल्कुल गलत जवाब। ये बताओ किसी को कार किराए पे देना अपराध है, आई गूगल पे डालना रेंटिंग द कार इज ऑफेंस, कुछ नहीं आएगा। किसी को कार किराए पे देना अपराध है क्या, तो फिर तुम इसे इलीगल क्यों बोल रहे हो। फिर तुमने बोला किसी को कार किराए पे देना अपराध नहीं सर, पर किराए पे जो दिया उसका पर्पस आपराधिक था, ऑफेंसिव पर्पस था। तो जज साहब ने बोला कि किसी को कार किराए पे देना अपराध नहीं है, लेकिन हाँ तुम आपराधिक घटना में इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारा इनडायरेक्ट, है ना। जिसकी कार है बेचारा, तुम कह रहे हो सर मेरी सिर्फ कार है, बाकी कुछ नहीं है सर, डीजल भी नहीं है, मेरी सिर्फ कार है सर, मुझे लालच दे सर, मुझे लालच आ गया, 2 लाख रुपए का लालच आ गया सर, है ना, मेरी कोई गलती नहीं सर, मैं तो गया भी नहीं, मुझे पता भी नहीं किसको किडनैप करना है, किसके यहाँ ले जाना है, किसने सुपारी दी है सर, मेरे पास तो सर्किट आया, कह रहा 2 लाख रुपए पकड़ ले, हम लालच में आए सर, मैं मानता हूँ। तुम बिल्कुल सही, तुमने कहा सर मैं मानता हूँ मैं लालच में आ गया, पर भैया लालच में आकर तुमने किसकी सहायता करी है, सर्किट की आपराधिक यानी आईपीसी के तहत ऑफेंस की सहायता करी है तुमने। तो जज साहब ने बोला सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, लेकिन इसके बराबर नहीं मिलेगी। जज साहब ने कहा दिस एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल, चल तुझे जाने दिया, लेकिन क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे, पैसे ना मिलेंगे वापस, 2 लाख भूल जा, और जो तेरी कार पकड़ी गई ना पुलिस थाने खड़ी है इसकी, वो भी भूल जा, वो तो जब्त कर लेते हैं कार। कोई भी कार किसी आपराधिक घटना में पकड़ी जाए फिर नहीं मिलती वापस, फिर वो सड़ती, तुम देखोगे ना पुलिस थाने में बहुत सारी कार डंप पड़ी रहती हैं, है कि नहीं बात। वो सब कार पहले ठीक होती हैं, नई टाइप की होती है, वो डंप हो जाती है कई सालों में, ना वो पुलिस वाले चला सकते क्योंकि वो किसमें इन्वॉल्व है, अबे आपराधिक घटना में पुलिस वाले चलाएंगे, उन्हें पकड़ लेंगे दूसरे, अबे क्या कर रहा तू, ना उसका ओरिजिनल मालिक चला सकता, क्यों, क्योंकि वो क्या साबित हो गया, अपराध। तो इसलिए तुमने देखो कई पुलिस स्टेशन में कार क्या होती है, डंप पड़ी रहती है, खटारा टाइप की, वो यही केस होते हैं। कार तुम्हारी छोड़ नहीं सकते, तुम उसे ले जा नहीं सकते, पुलिस वाले उसे घुमा नहीं सकते, है ना, तो वो कहां सड़ती हैं, और फिर वो जब बिल्कुल जब वो बैन हो जाती है, बेकार हो जाती है, तब वो लोहे के भाव बेच दी जाती है कि नहीं बात, ये काम होता है। जज सामने का बेटा कार भी गई और पैसे भी गए, बस तू जेल नहीं जा रहा ना, इसी बात का प्रसाद चढ़ा दियो आज बुधवार वाले दिन सरस्वती माता जी को, है ना, राइट, बगल में भी मंदिर है, भाई तू जेल नहीं जा रहा, इस बात की मिठाई बांट, 2 लाख चले गए, 5-10 लाख की गाड़ी चली गई, इसका गम मत कर, किसकी खुशी बना, अबे तू सर्किट के साथ जेल नहीं जा रहा, ये सोच। तो जज साहब ने कहा इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट रिलेटेड एग्रीमेंट्स विद द इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, नॉट इलीगल। तो इलीगल एग्रीमेंट्स आर इलीगल एज वेल एज वॉइड, दे आर ओनली वॉइड।
अब इस एग्रीमेंट 2 को प्यार से क्या नाम दें? इस एग्रीमेंट 2 को प्यार से नाम दिया गया जज साहब ने कोलेटरल एग्रीमेंट्स। क्या बोला गया? बताओ कोलेटरल मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है जुड़े हुए कामकाज, जुड़े हुए एग्रीमेंट कामकाज। मेन एग्रीमेंट क्या है और ये किडनैपिंग क्या है सर? मेन। तो किडनैपिंग को बोला गया मेन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट 2 को क्या बोला गया? कोलेटरल एग्रीमेंट। याद रखिए बात, इलीगल एग्रीमेंट्स आर इलीगल बट इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड। लिखो जल्दी, आज की राज की बात। बिल्कुल गाना गाते हुए राज की बात बताएं। लिखो जल्दी हिंदी में, पहले लिखो। क्या लिखोगे? राज की बात के बाद क्या लिखोगे? इलीगल एग्रीमेंट्स आर अनलॉफुल एंड void, but void agreements are but collateral to illegal agreements are only void. illegal agreements क्या होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स अनलॉफुल होते हैं और वॉइड होते हैं, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट इन शॉर्ट हिंदी में लिख सकते हैं, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, इलीगल नहीं होते। ये राज की बात आज हमने सीखी। इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड। ये डायग्राम बना लेना होश में। ये है मेन एग्रीमेंट जिसे हम इलीगल बोलेंगे। ये है एग्रीमेंट नंबर 2 कोलेटरल एग्रीमेंट जिसे हम वॉइड बोलेंगे, इलीगल नहीं बोलेंगे। बात समझ आ गई? नोट कर लिया? पढ़ के देख लो मुन्ना मुन्नी, यही बात लिखी है, ये लिखी बात। और नवंबर, भाई साहब नवंबर 2022 है कि नहीं बात? सेम केस स्टडी आई। बस क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाने में इंटरेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हैप्पी सिंह लिखा है। एग्जाम में सेम, एग्जाम में देखोगे तो शायद अमाउंट भी सेम है। एग्जाम में लिखा था x और सर्किट की जगह लिखा था y, क्योंकि एग्जामिनर तो इधर उधर के नाम देता है, x y ऐसे करके नाम देता है। x और y नाम लिखा था और जिसको मारना था उसका नाम लिख दिया z। बाकी वर्ड टू वर्ड इवन अमाउंट भी सेम है। नवंबर 22 का पेपर उठा लेना, वर्ड टू वर्ड और क्या है, अमाउंट भी सेम है। अब अपने बुक से क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएंगे, डेटा भी तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इतना लिखना था, तुम्हें इतना पोर्शन एज इट इज लिख के आना था। 4 मार्क्स पक्के थे। साथ में सेक्शन 365 और डाल देते और मजा आ जाता है कि नहीं बात? ये है कोलेटरल एग्रीमेंट विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखना था? एग्जाम्पल में सिर्फ यही डायग्राम बनाना था। ये मत सोचना भैया सीए जैसा एग्जाम है डायग्राम नहीं बनाने। भैया डायग्राम बनाने हैं, बिल्कुल सेम डायग्राम बना देना। एक्स वाई जेड किडनैपिंग और ये कोलेटरल एग्रीमेंट। लीगल लैंग्वेज लिख देना कि एग्रीमेंट बिटवीन एच एंड सी इज इलीगल एज वेल एज वॉइड, बट एग्रीमेंट बिटवीन इज सी एंड वाई इज ओनली वॉइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोलेटरल एग्रीमेंट। ये लिखी खतरा बना के बाद। इफेक्ट ऑफ कोलेटरल एग्रीमेंट, कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है सर? वॉइड होती है। डिट्टो सेम एग्जांपल लिखा है जो वीडियो में दिखाया है। बोलो समझ गए सर? तो ये था सर आपका, है ना, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। परसों छुट्टी है, ईद मुबारक है ना? तो अली सर कह रहे हैं छुट्टी रखेंगे, तो फिर एक क्लास के लिए फिर आप भी छुट्टी कर दो। तो अब मंडे होगी क्लास अपनी, फ्राइडे नहीं होगी, ठीक है? टाटा बाबा, टेक केयर, गुड नाइट। अरे कहाँ जा रहे हो? पूछ तो जा भाई। थैंक यू।